हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप एकेडमी। सो बेसिक ऑफ फंडामेंटल एलिमेंट में पहले फंडामेंटल एलिमेंट हम रजिस्टर के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। ओके, तो रजिस्टर के बाद जो मेरा सेकेंड फंडामेंटल एलिमेंट आता है वो है मेरा इंडक्टर। ओके, तो आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे इंडक्टर एंड इंडक्टेंस के बारे में। ओके, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो ये इंडक्टर इंडक्टेंस का डेफिनेशन क्या है, मैं बोलूँगा इंडक्टर इज ए फिजिकल एलिमेंट। ओके, इंडक्टर इज ए फिजिकल एलिमेंट। इंडक्टर इज ए फिजिकल एलिमेंट, ओके, which oppose, okay, which store energy, okay, which store energy in its magnetic field, okay, magnetic field। तो इंडक्टर क्या करेगा? इंडक्टर एक फिजिकल एलिमेंट है जो कि एनर्जी स्टोर करेगा इसके मैग्नेटिक फील्ड में। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है? इंडक्टर इज ए एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट। ओके, क्लियर? एंड व्हाट इज इंडक्टेंस? इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडक्टर। मैं बोलूंगा इंडक्टेंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज is to oppose the change in current, okay, change in current known as inductance, okay। so this is the definition of inductor and inductance। तो क्या है इंडक्टर? इंडक्टर इज ए फिजिकल एलिमेंट which store the energy in its magnetic field। क्लियर? तो एनर्जी इंडक्टर क्या करेगा? एनर्जी स्टोर करेगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड में। तो मैं बोल सकता हूँ इंडक्टर इज ए एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट। उसका प्रॉपर्टीज क्या है? इट्स प्रॉपर्टीज इज टू अपोज द चेंज इन करंट। ध्यान से देखिए, चेंज इन करंट। ओके, अगर करंट में कोई चेंजेस आ रहा है उसको वो अपोज करेगा। सो दिस प्रॉपर्टीज इज नोन एज इंडक्टेंस। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंडक्टर एंड इंडक्टेंस। जैसे अगर मैं इंडक्टर इंडक्टेंस का अगर कंपेयर करूंगा रजिस्टर और रेजिस्टेंस में, तो रजिस्टर क्या होता था? रजिस्टर भी एक मेरा फिजिकल एलिमेंट था। वो क्या करता था? हीट डिसिपेट करता था। ओके, रजिस्टर क्या करेगा? हीट डिसिपेट करेगा। लेकिन इंडक्टर क्या करेगा? एनर्जी स्टोर करेगा। रजिस्टर का प्रॉपर्टीज क्या था? रेजिस्टेंस वो क्या करता था? इट इज अपोज द फ्लो ऑफ करंट को वो अपोज करेगा। सिमिलरली इंडक्टर का जो प्रॉपर्टीज है उसको हम इंडक्टेंस बोलेंगे एंड इट अपोज द चेंज इन करंट। ओके, so this is the definition of इंडक्टर एंड इंडक्टर्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्लियरली इस डेफिनेशन से मेरे को दिख रहा है कि एक यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। तो एक बेसिक सा हम एग्जांपल लेंगे क्या, कि मेरे पास एक वायर है। मान लीजिए मेरे पास एक वायर है, तो इस वायर में मैं अगर करंट फ्लो करूँगा तो मैं आई करंट फ्लो कर रहा हूँ। ओके, मैं आई करंट फ्लो कर रहा हूँ, तो क्या होगा? ड्यू टू रेजिस्टेंस इफेक्ट इस कंडक्टर में हीट जनरेट होगा। ओके, इस कंडक्टर में हीट जनरेट होगा। और क्या होगा? ड्यू टू इंडक्टेंस इफेक्ट यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। तो इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को हम लोग राइट हैंड थंब रूल से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा राइट हैंड। सपोज करंट का डायरेक्शन है हमारा, अगर मैं कंडक्टर को राइट हैंड से होल्ड करके रखूँगा, इस थंब इज द
करंट डायरेक्शन देन ऑल अदर फिंगर इज द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। तो इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह आएगा। ओके, तो दिस इज द फंडामेंटल ऑफ ए करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर। तो अगर करंट कंडक्टर के फ्लो होगा तो क्या होगा, ड्यू टू रेजिस्टेंस, याद रखिए ड्यू टू रेजिस्टेंस देयर विल बी हीट जनरेटेड। ओके, ड्यू टू इंडक्टेंस इफेक्ट देयर विल बी ए मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे डेवलप होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड होगा मेरा एक वीक मैग्नेटिक फील्ड, एक वीक मैग्नेटिक फील्ड। ओके, एक वीक मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे अगर मैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करूँगा तो क्या होगा, तो मान लीजिए एक वायर है, इसको मैं वूंड कर दिया हूँ। ओके, एक वायर को मैं वूंड करके रखा हूँ। तो मान लीजिए वायर है यहाँ पे, इसको मैं इस तरह वूंड करके रखा हूँ। तो दिस इज द एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल ऑफ ए इंडक्टर। तो अगर यहाँ पे करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, हर एक टर्न्स में, तो मान लीजिए यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स है मेरा, नंबर ऑफ टर्न्स होगा मेरा n। ओके, तो हर एक टर्न्स में क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा और इसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स भी बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, हर एक टर्न्स में मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, तो इसको हम बोलेंगे फाई। ओके, सो मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पे होगा द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इज द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू n इंटू फाई, और टोटल फ्लक्स लिंकेज, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज जो भी बोल सकते हैं, n इंटू फाई, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू फ्लक्स। ओके, तो इसका यूनिट क्या है फ्लक्स का, फ्लक्स का यूनिट है मेरा वेबर, वेबर। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे बोलेंगे व्हाट इज द रियल टाइम एग्जांपल ऑफ ए इंडक्टर। अगर ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, वो है मेरा इंडक्टर का एग्जाम्पल। ओके, तो जो वाइंडिंग आएगा ट्रांसफार्मर में वो होगा मेरा इंडक्टर। ओके, उसके बाद अगर हम बेसिक इलेक्ट्रिकल के बारे में बात करेंगे तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में आप लोग चोक कॉइल का एक्सपेरिमेंट किए होंगे, तो उस चोक कॉइल भी एक वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ माई इंडक्टर। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा द मैग्नेटिक फ्लक्स n फाई मैं लिख सकता हूँ इज प्रोपोर्शनल टू करंट I। ओके, करंट I। अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देंगे तो क्या होगा, n फाई इज इक्वल टू L इंटू I। व्हाट इज L? L इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नोन एज इंडक्टेंस, नोन आज मैं बोलूँगा इंडक्टेंस, इंडक्टेंस, इंडक्टेंस ऑफ द वायर। ओके, इस वायर में, और इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल जो भी रख सकते हैं। ओके, तो n फाई इज इक्वल टू L इंटू I। तो यहाँ से मेरे को मिल जाएगा व्हाट इज L वैल्यू, L इज इक्वल टू n फाई बाई I, n फाई बाई I। दिस इज द इंडक्टेंस वैल्यू, L इज इक्वल टू n फाई इंटू डिवाइडेड बाई I। इसका यूनिट होगा हेनरी। जैसे मेरा इन रजिस्टर का यूनिट था ओम, सिमिलरली यहाँ पे जो इंडक्टर आएगा उसका यूनिट होगा हेनरी। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, so this is the fundamental of inductor and inductance। तो चलिए उसका सिंबल देख लेते हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या क्या सिंबल है मेरे पास। तो मैं सिंपल सा, ये जो इंडक्टर था मेरे पास, ये जो वन ऑफ द इंडक्टर, इसको क्या, कौन सा इंडक्टर हम बोलेंगे, दिस इज माई एयर कोर इंडक्टर। ओके, एयर कोर इंडक्टर। ओके, दिस इज द एयर कोर इंडक्टर। ओके, तो दूसरा क्या है मेरे पास, दूसरा है मेरा
इसको बोलेंगे हम आयरन कोर इंडक्टर। दिस इज द सिंबल ऑफ आयरन कोर इंडक्टर। ओके, तो अगर प्रैक्टिकल इंडक्टर के बारे में बात करेंगे तो प्रैक्टिकल इंडक्टर क्या है मेरा? द सिंबल ऑफ प्रैक्टिकल इंडक्टर इज ए रेजिस्टर सीरीज विथ ए इंडक्टर। एक रेजिस्टर सीरीज विथ ए इंडक्टर, लेट इट बी L and R. This is the practical inductor. Okay, this is the symbol of a practical inductor. Okay, so this is the basic of inductor and inductance and the symbol of inductor and inductance. Okay, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्रैक्टिकल और फिजिकल फॉर्मूला ऑफ ए इंडक्टर। तो इंडक्टर का फिजिकल फॉर्मूला क्या है? तो यहाँ पे देखिए व्हाट इज द फिजिकल फॉर्मूला। ओके, मैं यहाँ पे बोलूँगा मेरे पास एक सोलेनोइड है, ठीक है। तो मान लीजिए एक कोर मटेरियल है, उस कोर मटेरियल ओके, सो दिस इज द कोर, और उस कोर में मैं एक वाइंडिंग और एक कोयल को वुंड किया हूँ। ओके, कोयल को वुंड किया हूँ। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए सोलेनोइड। ओके, तो यहाँ पे आई करंट फ्लो हो रहा है। ओके, लेट द लेंथ ऑफ द कॉइल और लेंथ ऑफ द कोर इज L। इसका जो लेंथ है इसको मैं L बोलूँगा। एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉइल और एरिया ऑफ कोर ऑफ द कोर। ओके, नाउ देन यहाँ पे कितना होगा? N इज द नंबर ऑफ टर्न्स। यहाँ पे कितना नंबर ऑफ टर्न्स है मेरा? N नंबर ऑफ टर्न्स है। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैं बोलूँगा व्हाट इज द इंडक्टेंस वैल्यू। यहाँ पे इंडक्टेंस वैल्यू क्या होगा? तो L, जो L होगा, L इज प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर। ओके, L इज प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर, देन L इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कंडक्टर एंड L इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय L, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अगर इस तीनों को मिला के मैं लिख सकता हूँ क्या ना, L इज प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर A बाय L। ओके, तो अगर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन में हटा दूंगा तो क्या होगा? L इज इक्वल टू म्यू N स्क्वायर A बाई L। What is mu? Mu is the proportionality constant known as permeability of the material। ये mu क्या है? ये है मेरा मटेरियल का परमेबिलिटी वैल्यू। ओके, तो परमेबिलिटी क्या है? इट इज द डिग्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो कौन सा मटेरियल कितना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देगा वो मैं परमेबिलिटी का जो वैल्यू है उसको देख के बोल सकता हूँ। सो दिस इज द परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल। तो ये परमेबिलिटी वैल्यू जो है मेरा, ये क्या है? म्यू इज इक्वल टू, मैं बोलूँगा म्यू इज इक्वल टू μ0 इंटू μr हेनरी पर मीटर। इसका यूनिटी है हेनरी पर मीटर। यहाँ पे μ0 वैल्यू क्या है? व्हाट इज द μ0 वैल्यू? μ0 इज द एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, आप लिख सकते हैं। दैट इज माई एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। μ0 इज द एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। इसका वैल्यू कितना होगा? 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 हेनरी पर मीटर। ओके, एंड μr इज द relative permeability। okay, so this is the permeability of the
material. Okay, so this is the physical formula, that is L is equal to mu n square A by L. तो जो इंडक्टर है एक वायर में और एक कोयल में, जो भी बोल सकते हैं, जो इंडक्टर है उस किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो मेरा नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड करेगा, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोर के ऊपर डिपेंड करेगा, एंड लेंथ ऑफ द कोर मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा. सो दिस इज द फिजिकल फॉर्मूला ऑफ ए इंडक्टर. ओके, तो चलिए फिजिकल फॉर्मूला के बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे व्हाट इज द करंट एंड वोल्टेज इक्वेशन ऑफ ए इंडक्टर. तो इंडक्टर का करंट वोल्टेज इक्वेशन क्या है? तो इंडक्टर अगर मैं करंट वोल्टेज इक्वेशन लिखूंगा तो क्या होगा, मेरे पास एक इंडक्टर है, मान के चल रहा हूं. तो इस इंडक्टर में मैं लेट इट बी एल वैल्यू. यहाँ पे जो वोल्टेज है, तो यहाँ पे मैं भी वोल्टेज दे रहा हूँ. ओके, यहाँ पे जो करंट आएगा लेट इट बी आई ऑफ टी. ओके, आई ऑफ टी. और अगर यहाँ पे मेरा इंडक्टर में करंट फ्लो होगा तो इंडक्टर के अक्रॉस में एक वोल्टेज ड्रॉप होगा. दिस इज द वी ऑफ टी, लेट इट बी वी ऑफ टी. ओके, तो यहाँ पे इसको बोलेंगे अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ. तो फैराडेज लॉ क्या बोलता है, द वोल्टेज इंड्यूस्ड अक्रॉस ए इंडक्टर और द ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस ए इंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज. ओके, तो इसका मतलब क्या है, मैं बोलूँगा अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ. Faraday's law, the voltage drop across a inductor or V of t is proportional to the rate of change of flux linkage, that is n d phi by dt. n d phi by dt. This is the mathematical formula form of Faraday's law. इसका मतलब क्या है, अगर इंडक्टर एक कोयल है मेरे पास, मैं मान के चला हूँ एक कोयल है मेरे पास, यहाँ पे मैं अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा हूँ, तो क्या होगा, यहाँ पे जो इंडक्टर के अक्रॉस में जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होगा वो भी मेरा अल्टरनेटिंग नेचर होगा. अगर ये अल्टरनेटिंग नेचर, मैग्नेटिक फ्लक्स मेरा अल्टरनेटिंग नेचर होगा, तो क्या होगा, इंडक्टर के अक्रॉस में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा. दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ. ओके, दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ. और ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है, ये मेरा किसके लिए आएगा, ड्यू टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज. तो यहाँ पे जो फ्लक्स आएगा अगर उसका नेचर मेरा अल्टरनेटिंग नेचर होगा, तो इसके लिए यहाँ पे आएगा क्या, दैट इज माई वी ऑफ टी और दैट इज माई ईएमएफ इंड्यूस. सो दिस इज द वोल्टेज इक्वेशन. तो मैं यहाँ पे इसको वोल्टेज इक्वेशन के साथ रिलेट किया हूँ, दैट इज वी ऑफ टी इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी. ओके, नाउ अगर मैं बोलूँगा व्हाट इज एन फाई, डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ एन फाई क्या है, एन फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई. ओके, एल इंटू आई. तो मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे वी ऑफ टी को रिप्लेस कर सकता हूँ एल डी आई ऑफ टी. तो यहाँ पे करंट कितना है, आई ऑफ टी बाय डी टी, क्योंकि एन फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई. मैं प्रीवियसली इसको डिस्कशन कर चुका हूँ. तो एन फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई. सो वी ऑफ टी एल डी आई बाई डी टी. सो दिस इज द वोल्टेज इक्वेशन. इसको हम बोलेंगे द वोल्टेज इक्वेशन ऑफ इंडक्टर. तो इंडक्टर का ये है मेरा वोल्टेज इक्वेशन, दैट इज वी ऑफ टी इज इक्वल टू एल डी आई ऑफ टी बाई डी टी. ओके, इस वोल्टेज इक्वेशन से मैं अगर करंट का वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा, आई ऑफ टी कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 1 बाई एल इंटीग्रेट उसको करेंगे इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट से टी में. ओके, दैट इज इक्वल टू वी ऑफ टी डी टी, वी ऑफ टी डी टी.
ओके नाउ अगर इसको हम लिख सकते हैं दैट इज 1/L इंटीग्रेशन ऑफ कितना होगा माइनस इन्फानाइट से 0 v ऑफ t dt प्लस 1/L 0 से लेके t v ऑफ t dt। सो दिस इज द करंट इक्वेशन। तो यहाँ पे देखिए ये जो 1/L माइनस इन्फानाइट से लेके 0 v ऑफ t dt ये क्या है, अगर प्रीवियसली अगर इंडक्टर में कुछ करंट फ्लो करेगा तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द प्रीवियसली करंट फ्लो करेगा। कोई भी करंट अगर प्रीवियसली इंडक्टर में है तो उसके लिए जो करंट आएगा, जिस करंट का वैल्यू आएगा वो है मेरा दिस इज द वैल्यू। तो इसको बोलेंगे इट इज ड्यू टू द एनर्जी स्टोर, और इसको हम बोलेंगे मेमोरी। इट इज ड्यू टू द स्टोर्ड एनर्जी। ओके स्टोर्ड एनर्जी। तो प्रीवियसली कोई भी कुछ भी एनर्जी स्टोर होगा तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ आई ऑफ टी इक्वल टू L 1/L माइनस इन्फानाइट से लेके 0 v ऑफ t dt। ओके सो दिस इज द करंट इक्वेशन। ओके करंट इक्वेशन के बाद अगर मैं पावर के बारे में बात करूं तो क्या होगा, व्हाट इज P ऑफ t? P ऑफ t दैट इज इक्वल टू v ऑफ t इंटू आई ऑफ t। ओके दैट इज इक्वल टू मैं बोलूँगा यहाँ पे व्हाट इज v ऑफ t। v ऑफ t का वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा, L di/dt इंटू आई ऑफ t। ओके दिस इज द पावर इक्वेशन। यूनिटी होगा हमारा यहाँ पे वाट। ओके देन पावर इक्वेशन के बाद अगर मैं एनर्जी का बात करूँ, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड? एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। तो क्या होगा, इंडक्टर में कितना एनर्जी स्टोर करेगा उसको हम बोलेंगे दैट इज E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P ऑफ t। ओके तो इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, दैट इज L di ऑफ t/dt इंटू आई ऑफ t dt। ओके dt कैंसल। ओके तो इसको हम L को अगर हम बाहर ले आएंगे तो L दैट इज इक्वल टू आई ऑफ t डी आई ऑफ t। ओके तो यहाँ पे एनर्जी कितना होगा, इसको अगर इंटीग्रेट कर देंगे हाफ Li स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी स्टोर इन द इंडक्टर। तो एनर्जी स्टोर इन द इंडक्टर इज द हाफ Li स्क्वायर एंड दिस इज द पावर अक्रॉस द इंडक्टर। ओके तो ये हो गया पावर का वैल्यू, ये हो गया एनर्जी का वैल्यू, और यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा करंट। दिस इज माय करंट फ्लोइंग इन इंडक्टर। तो इंडक्टर के अंदर करंट क्या फ्लो करेगा, ये होगा इट इज ड्यू टू द प्रीवियसली, इसको बोलेंगे ड्यू टू द प्रीवियस एनर्जी स्टोर और चार्ज कुछ स्टोर होगा तो प्रीवियसली स्टोर चार्ज। ओके एंड दिस इज द वोल्टेज इक्वेशन। तो ये हो गया हमारा वोल्टेज इक्वेशन, ये हो गया करंट इक्वेशन, दिस इज द पावर इक्वेशन एंड दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस द इंडक्टर। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द करंट, वोल्टेज, पावर एंड एनर्जी अक्रॉस द इंडक्टर। उसके बाद हम देखेंगे अगर मैं इंडक्टर को एक डीसी सप्लाई दूंगा तो इसमें क्या चेंजेस आएगा। ओके अगर मैं इंडक्टर को एक डीसी सप्लाई दे रहा हूं, क्लियर? सो अभी तो ये हेडिंग है इफ वी गिव डीसी टू ए इंडक्टर। तो इंडक्टर को अभी हम डीसी सप्लाई देंगे तो क्या होगा, इंडक्टर में क्या चेंजेस आएगा। चलिए तो मेरे पास एक इंडक्टर है, तो उस इंडक्टर में मैं अभी L यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा हूँ लेट इट बी 5 एम्पियर डीसी। ओके 5 एम्पियर डीसी। नाउ तो यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है, कुछ वोल्टेज
ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरा EMF इंड्यूस्ड होगा, लेट इट बी V ऑफ टी, और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, तो यहाँ पे V ऑफ टी कितना होगा, फॉर्मूला क्या है, L di ऑफ टी बाई डी टी, ये है मेरा फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे क्या है, d ऑफ 5 डिवाइडेड बाई डी टी। ओके, कांस्टेंट का डेरिवेटिव है 0, क्योंकि 5 एम्पीयर मेरा कांस्टेंट है 0, सो वोल्टेज क्या होगा, 0 वोल्ट। ओके, तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, इफ यू गिव द डीसी सप्लाई across the inductor, if you give the DC supply across the inductor, then the voltage across inductor is 0। इसका मतलब क्या होगा, inductor will act as a, आप लिख सकते हैं inductor will act as a short circuit। ओके, वोल्टेज 0 मीन्स क्या है, शॉर्ट सर्किट इन डीसी। ओके, अगर डीसी सप्लाई देंगे तो क्या होगा, इंडक्टर विल एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किट। क्लियर। तो उसके बाद देखेंगे कि ये जो इंडक्टर है इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा वो कैसा आएगा। ओके, तो यहाँ पे जो मैं रजिस्टर में क्या दिख रहा था, मैं दिख रहा था VI कैरेक्टरिस्टिक्स। सिमिलरली यहाँ पे हम देखेंगे व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्टर। तो यहाँ पे अगर कैरेक्टरिस्टिक्स हम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज di बाई डी टी, एंड दिस इज माई V ऑफ टी। ओके, तो इसका नेचर कैसा आएगा, द नेचर ऑफ द इंडक्टर इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। So the nature of the inductor is straight line passing through origin। तो इसका मतलब क्या है, इंडक्टर इज ए लीनियर एलिमेंट, आप बोल सकते हैं लीनियर एलिमेंट। ओके, सेकेंड वन इज इट इज ए बाइलेटरल एलिमेंट। ओके, एंड थर्ड वन इज इट इज ए पैसिव एलिमेंट। ओके, तो सिमिलर टू रजिस्टर, मैं यहाँ पे बोलूँगा सिमिलर टू रजिस्टर। तो रजिस्टर था मेरा, वो था एक लीनियर एलिमेंट, बाइलेटरल एलिमेंट एंड पैसिव एलिमेंट। तो सिमिलरली जो इंडक्टर है इसका भी नेचर मेरा लगभग पूरा सेम आ रहा है रजिस्टर के जैसा। तो इसको भी हम बोलेंगे इंडक्टर इज ए लीनियर एलिमेंट, इट इज ए बाइलेटरल एलिमेंट एंड इट इज ए पैसिव एलिमेंट। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ इंडक्टर। ओके, सो यहाँ पे हम लोग इंडक्टर को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे कैपेसिटर के बारे में। ओके, थैंक यू।